Hello my dear students, my name is विजय कालकोट एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं +1 क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेक्चर नंबर 10। हम कर रहे थे टुवर्ड्स द बोर मॉडल। उसमें हमने क्या किया था, डुअल नेचर ऑफ मैटर यानी कि डी ब्रोगली रिलेशन की थी। और आज हम करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये समझने के बाद आपको पता चलेगा कि क्यों बोर्स मॉडल फेल हो गया और हमें क्यों जरूरत पड़ी नेक्स्ट क्या है उसमें इंप्रूवमेंट की, जो मॉडल में इंप्रूवमेंट किया है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यहीं से करते हैं, डी ब्रोगली रिलेशन से करते हैं। डी ब्रोगली रिलेशन क्या थी, यानी कि डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन नहीं कह रहा, मैटर कह रहा, उसके लिए डी ब्रोगली ने रिलेशन दी थी। वो क्या थी, जो कि हम कल कर चुके हैं उस लेक्चर में, डी ब्रोगली रिलेशन। डी ब्रोगली रिलेशन क्या दी स्टूडेंट्स, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। पी मोमेंटम है या फिर हम कह सकते एच बाई एम वी। ठीक है, एम वी, एम मास, वी वेलोसिटी, हम ये भी कह सकते हैं। ये रिलेशन थी। तो आज हम इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है किसका, डी ब्रोगली रिलेशन का, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या, महत्व क्या है, इसका कहाँ महत्व है, कहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए यहाँ पे एक बात देखो स्टूडेंट्स, लैम्डा इज इक्वल टू, ये एच कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता ही है बहुत इजीली। अगर वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाए, ये दोनों कांस्टेंट हो जाए, तो हम कैसे कह सकते हैं, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये इक्वेशन हमारी बन सकती है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहां से देखो स्टूडेंट्स, मास लैम्डा क्या होता है, लैम्डा वेवलेंथ होती है। जितनी भी ऐसे ऐसे वेव होगी तभी तो वेवलेंथ होगी, अगर वेव होगी नहीं तो वेवलेंथ क्या होगी। लैम्डा आपको पता ही है। लैम्डा अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर वेव मोशन आप क्या, मेरे पहले वाला लेक्चर आप टाइप करो, वेव मोशन केसीसी विजय कालकोट, आपको मिल जाएगा। तो वहां पर मैंने बता रखा लैम्डा क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, वो सब मैंने करवा रखा। तो यहाँ पर क्या आ गया, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो एक बात ध्यान से सोचो, आप बिल्कुल ध्यान से समझते जाओ। अगर मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होता जाएगा, क्या मास इंक्रीज होता जाएगा, तो वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कम होता जाएगा। इसका मीनिंग ही क्या है, मास जितना इंक्रीज करोगे तो क्या है, लैम्डा उतना ही कम होता जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंस इसका क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंस ये आ रहा है भाई, ये रिलेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है भाई। किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक के लिए क्यों नहीं है, इसके लिए एप्लीकेबल है। नॉट एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, राइट। इसका महत्व कहाँ है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। मैक्रोस्कोपिक के लिए क्यों नहीं है, आप देखो भाई, कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, आप एक एग्जांपल ले लो भाई, क्या डॉग है, ठीक है, कुत्ता, ठीक है, तो डॉग कैसे चलेगा, वो ऐसे नहीं चलेगा ना, वो तो सीधा चलेगा। अब बड़ी बॉल है, क्रिकेट बॉल है, अगर आप बॉल को फेंक दो तो बॉल ऐसे थोड़ी जाएगी, वो तो ऐसे जाएगी। यानी कि है जी, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा हो गया, उसका लैम्डा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वेव नेचर कैलकुलेट नहीं कर सकते। जितना बड़ा होगा पार्टिकल, जितना बड़ा होगा उसका क्या है मोशन, यानी कि वेव हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप बॉल को फेंक दोगे, ठीक है, बॉल को आप फेंकोगे तो वो ऐसे नहीं जाएगी ना, वो ऐसे थोड़ी जाएगी, वो तो सीधी जाएगी। तो उसमें क्या है, वो तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण आपको पता नीचे जाएगी, बट वो ऐसे ऐसे नहीं जाएगी, उसकी क्या ऐसे लाइन होगी। तो उसका क्या हम वेवलेंथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, लैम्डा कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आप इसमें यही बताओगे, यही करोगे भाई, क्या जितना भी मैटर बड़ा होगा, हैवियर पार्टिकल होंगे, उसका वेवलेंथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते।
क्या आप कर सकते हो? कोई गाड़ी जा रही हो ऐसे थोड़ी जाएगी, सीधी जाएगी, स्ट्रेट जाएगी। वेवलेंथ क्या है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये इसका एक सिग्निफिकेंस है, ये आपने याद रखना। चलो इससे आगे हम देखते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ध्यान से समझो, वेरी इजी, आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही इजी है, कोई बड़ी बात है नहीं। एक ही बात है उसमें, एक ही लाइन। अगर आप बेसिक्स क्लियर करोगे तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, हेडिंग बनाते हैं हम। हेडिंग हमारा क्या बनेगा? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, याद रखना। तो हेजनबर्ग ने क्या किया? हेजनबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उसने मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन दिया। और वो प्रिंसिपल क्या है, क्या एक्सपेरिमेंट किया था? देखो, हेजनबर्ग ने ये कहा भाई उसकी किसी भी, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। एटम देख रहे थे, एटम में इलेक्ट्रॉन देख रहे थे। बोर्स ने क्या कहा है? नील बोर ने ये कहा है बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्या है? फिक्स सर्कुलर पाथ में क्या है? रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उसको फिक्स्ड सर्कुलर पाथ था, उसको क्या कहा था? ऑर्बिट्स, ठीक है, ये नील बोर ने कहा था ऑर्बिट्स। तो इसने देखा, उसने एक पोस्टुलेट दिया। भाई पोस्टुलेट होता गहन विचार, बहुत सोच समझ के, बिना हाइपोथेसिस। बायोलॉजी में बहुत वर्ड्स आते हैं, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता गहन विचार, बहुत सोच समझ के, एक्सपेरिमेंटली नहीं। वही होते पोस्टुलेट। वो क्या दे रहा था? वो कह रहा था भी ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो हेजनबर्ग ने क्या कहा? चलो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखते हैं और पोजीशन देखते हैं किस तरह से है। तो जब वो एक्सपेरिमेंट करने लगा तो यहाँ पर उसने क्या लगा? एक माइक्रोस्कोप लगा, देखने के लिए भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी, ठीक है। और आपको ये पता होगा माइक्रोस्कोप से देखने के लिए उस वहां पर लाइट की जरूरत भी होती है, नीचे लाइट होनी चाहिए, अंधेरा होगा तो कैसे दिखाई देगा। तो जैसे ही उसने क्या किया, यहाँ से लाइट डाली, ठीक है, ये हम लाइट बना देते हैं, ठीक है, टॉर्च से यहाँ से लाइट आई। तो ये जो लाइट आई, लाइट में क्या है? एनर्जी थी, लाइट में तो एनर्जी थी। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। एब्जॉर्ब करते ही इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ चला गया, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब तो इलेक्ट्रॉन का पाथ ये हो गया ना, अब वो ऐसे मानो ऐसे रिवॉल्व कर रहा था, ऐसे घूम रहा था, तो उसको एनर्जी मिल गई। एनर्जी मिलने के बाद क्या है? वो भी तो पार्टिकल है, लाइट के भी तो पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात हो रही है। तो वहां पर क्या रेडिएशन आई? लाइट आपको पता फ्रीक्वेंसी होती, वेवलेंथ होता, फिर ये आप पहले समझ चुके। तो उसको एनर्जी मिलते ही वो क्या है? उसका पाथ चेंज हो गया। किसका पाथ? इलेक्ट्रॉन का पाथ, यानी कि नया पाथ बन गया। अब तो ये पाथ बन गया। तो इसलिए क्या है, हम एक साथ, उसने फिर एक प्रिंसिपल दिया, किसने? हेजनबर्ग ने। हम एक साथ पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, एक साथ बहुत एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी का मीनिंग होता है अनिश्चितता, अनिश्चितता ही रहती है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में क्या है? रिवॉल्व कर रहा है, जो कि नील बोर ने कहा था, ठीक है। आगे ऑर्बिटल आएंगे, ठीक है, न्यू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आएगा, तो उसमें क्या है? प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। फिक्स नहीं, इसी पॉइंट के ऊपर मिलेगा, संभावना इधर मिले, और वो 3D में मिलेगी। भाई इधर भी हो सकता, इधर भी हो सकता, इधर भी हो सकता, इधर भी हो सकता। इस तरह से क्या है, ये इसकी फेलियर का बहुत बड़ा रीजन था। किसका? नील बोर के मॉडल का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है, इसने यही एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसने? हेजनबर्ग ने। और उसने ये देखा भाई हम एक साथ किसी भी इलेक्ट्रॉन की, या फिर इलेक्ट्रॉन की कहो, या फिर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अब मेरे ऊपर लाइट डालोगे तो कोई इफेक्ट थोड़ा पड़ेगा, ठीक है ना। मैक्रोस्कोपिक पे नहीं होता, ये माइक्रोस्कोपिक की बात होती है। अब किसी भी आप जितना भी, मैंने आपको बता दिया, जितना मास ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट का, उसका वो इफेक्ट कम होने लग जाएगा, ठीक है। फिर वही एग्जांपल है किसका? डॉग वाला एग्जांपल लो, ठीक है। डॉगी नहीं होता, कभी भी नहीं होता, डॉगी कोई वर्ड ही नहीं होता, वो अपना बना वर्ड, आप उसमें देखो डॉगी होता ही नहीं, डॉग होता वर्ड्स। पता नहीं इंग्लिश ही कैसे बना रखी है आजकल, कुछ भी बोल देते इंग्लिश बन गई।
ठीक है। तो डॉग जैसे जा रहा है, उसके ऊपर लाइट डालते रहो कितनी, उसका तो चेंज नहीं होने वाला न मोमेंटम, इतनी एनर्जी से उससे क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक की बात होती है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या वही है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है। तो इसने क्या कहा है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये याद रखना, छोटा एक्सपेरिमेंट बता रहा था। Position and momentum of microscopic moving particle cannot determine simultaneously with accuracy. With accuracy क्या कह रहा है, द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल कैन नॉट डिटरमाइन साइमultaneously विद, कैन नॉट डिटरमाइन भाई, ठीक है, दोबारा से लिखो, कैन नॉट डिटरमाइन simultaneously with accuracy. With accuracy simultaneously होता भी एक साथ, हम एक साथ क्या है बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से उसकी मोमेंटम, किसकी, माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल की मोमेंटम और पोजीशन मेजर नहीं कर सकते हम, ये हाइजेनबर्ग कह रहा है। यहां से ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रहा भाई, क्या कह रहा है, डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई, h बाई 4 पाई। ध्यान दो भी, डेल्टा एक्स क्या है यहां पर, डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन, पोजीशन भाई मूव कर रहा तो उसकी पोजीशन चेंज होगी। अब मैं यहां से यहां तक मूव कर रहा हूं तो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है साथ साथ, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, राइट। आपको पता है अभी क्या डेल्टा सिंबल किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, चेंज के लिए ही होता है हमेशा। कई बार कुछ बुक्स ऐसे लिख देती है, यहाँ पर पी एक्स भी लिख देती, कोई बात नहीं, वो लिखना लिख लेना, अदरवाइज उसका कोई वो नहीं है। डेल्टा पी ये मेजर करा किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल की, ये क्या पोजीशन डेल्टा एक्स कह रहा है, एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है, और पी मोमेंटम इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, डेल्टा एक्स डॉट, ठीक है, पी मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी होता है, आपको पता पहले भी, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। तो मास तो चेंज होगा नहीं, अब मैं मूव कर रहा हूं तो मास तो चेंज होगा नहीं, मास तो उतना ही रहेगा जितना है, वेलोसिटी ही चेंज होगी। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी इज इक्वल टू या फिर क्या ग्रेटर देन या इक्वल टू h बाई 4 पाई। ध्यान दो भाई दोनों ही कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई की वैल्यू क्या होती है आपको पता 3.14, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं, यहाँ से कुछ भी निकाल लो, एक चीज पूछ लेगा और दे देगा, ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। अगर मास कांस्टेंट है तो इधर ले जाओ तो क्या बनेगी हमारी, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी,
ये न्यू नहीं है भाई, मैं बार बार बता रहा, ये क्या है, v वेलोसिटी, ठीक है, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू h बाई 4πm, ठीक है। इसको आप अपने आप घुमाते रहना कि इधर भी ले जाओ, क्योंकि ज्यादा लंबी बनाओगे ज्यादा इक्वेशन बड़ी बनेगी, आपने याद, बस यही बात याद रखनी है, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन या इक्वल टू h बाई 4π। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कौन दे रहा है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी, यानी कि हेजनबर्ग ने ये एक प्रिंसिपल दिया, इसको नोट करना है, इसको नोट करो, और इसके ऊपर फिर क्या है, एक दो न्यूमेरिकल हम देखते हैं, ठीक है। एक हम इसके ऊपर स्पेशल केस देखते हैं, इसके ऊपर इसको नोट कर लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो इसको पोज करके, हो गया नोट। चलो एक यहां से एक देखते भाई, क्वेश्चन देखते हैं यहां से, एक यहां से इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं भाई, वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट inside the nucleus according to Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो भाई, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्यों नहीं कर सकता भाई, अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहां से आप देखो भाई, रेडियस डायमीटर क्या होता है, किसका, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का डायमीटर क्या होता है भाई, diameter of atomic nucleus according to बोर, बोर्स नहीं दिया था भाई, अकॉर्डिंग टू बोर 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। अब इतना डायमीटर है तो उसकी अनसर्टेनिटी पोजीशन कितनी होगी, इतने डायमीटर में तो मिलेगा वो, उतने में तो मिलेगा। तो यहां पर क्या होगा, अनसर्टेनिटी हेयर, अनसर्टेनिटी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कितनी हो जाएगी भाई, 10⁻⁻15 मीटर, यही तो होगी, यानी कि क्या आ गई, डेल्टा एक्स 10⁻⁻15 मीटर, मीटर तो होगी, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या था, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू, वेलोसिटी है वी, इज इक्वल टू एच बाई 4π, ठीक है। इज इक्वल टू कहो या फिर ग्रेटर देन कहो, ठीक है, इज इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन, ये होगा हमारे पास, ठीक है। ये डेल्टा एक्स हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यही होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों चीज आ गई हमारे पास, ये आ गई, मास आ गया, ठीक है। इनको इस साइड ले जाओ और ये हमारे पास वेलोसिटी निकाल लेंगे भाई, ठीक है, चेंजिंग वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी डेल्टा v इज इक्वल टू, या फिर क्या है भाई, इक्वल टू या इज इक्वल टू h बाई 4π इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम, ये नीचे आ जाएंगे, इसमें पुट कर दो भाई। पुट कैसे करेंगे हम, ऐसे करेंगे, डेल्टा ठीक है, वेलोसिटी या फिर इक्वल टू h की वैल्यू रख दो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 -34 यही रखेंगे, राइट, नीचे 4
इंटू 3.14 या 22/7 भी आप कर सकते हो, इंटू ये पोजीशन 10⁻⁻15 इंटू मास रखेंगे यहाँ पर 9.1 इंटू 10⁻⁻34 यही होगा। तो इसको स्टूडेंट्स हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा भी डेल्टा V इक्वल टू या फिर बराबर, ठीक है, इक्वल टू या बराबर 5.80 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या आ गया भाई, देखो या तो इसके इक्वल है चेंज इन वेलोसिटी 5.8 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, या तो इसके इक्वल है या फिर इससे भी ज्यादा है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होती है भाई, ये तो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ये 10⁻10, ठीक है, ये कितनी 10⁸8, यहां से ये नीचे दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, ये 10⁸8, ये 10⁻10, यानी कि 10 का मतलब क्या है, उसकी आगे 2 जीरो और 100 गुनी ज्यादा। आप इसको समझो इस बात को, यानी कितनी है 100 गुना ज्यादा, ठीक है। इतनी नहीं, और ये फिर 3 है, ये 5.8, इतनी नहीं हो सकती। इट इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल, सॉरी, इट इज इम्पॉसिबल। तो आप लिखोगे भाई द वैल्यू इज मच हायर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल। रीजन आप क्या लिखोगे, द वैल्यू इज मच हायर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। तो ये आपने करके दिखाना, यहाँ पर आपने ये बताना भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता उसके अंदर। ये हमारा क्या है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हुआ। चलो एक दो प्रॉब्लम, एक दो और लेते हैं भाई, इसमें एक दो प्रॉब्लम और ले लेते हैं इसमें, हेजनबर्ग में कैसे आ सकती है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ डस्ट पार्टिकल विद मास इक्वल टू 1 मिलीग्राम if the uncertainty in velocity is 5.5 into 10⁻⁻20 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या करना, कैलकुलेट क्या करवा रहा, पोजीशन कैलकुलेट करवा रहा, बहुत इजी है। क्या दिया इसने, मास दे दिया, ठीक है, और ये क्या वेलोसिटी दे दी, ठीक है, मास दे दी, वेलोसिटी दे दी, और हमने कैलकुलेट क्या करनी, पोजीशन करनी, कर दो। पहले मास देखो भाई, मास क्या हमारा m1 मिलीग्राम है, मास हमने केजी में लेना भाई, ऐसा यूनिट में लेने, ध्यान रखना आपने, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 केजी, ठीक है। 1000 ग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, ठीक है। मिलीग्राम, मिली जिसके आगे लग गया 1000 और लग गया, ठीक है ना, ये इतना हो गया, आप समझो, यानी कि 1000, ठीक है, मिली और लग गया, 3 जीरो और लगे, ऊपर गया 10⁻6, ठीक है। ये हमारा मास हो गया। वेलोसिटी मीटर में दे रखी सेकंड, ठीक है, ठीक है। अनसर्टेनिटी वेलोसिटी यानी कि डेल्टा न्यू दे रखा है, सॉरी वी दे रखी है, वेलोसिटी वी है भाई, यहाँ पर वी दे रखी है 5.5 इंटू 10⁻20 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब हमने पोजीशन निकालनी है भाई, ठीक है। पोजीशन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स पोजीशन इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू, या फिर क्या है, इक्वल टू या ग्रेटर देन h/4π। ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ठीक है। हमने निकालना क्या है, पोजीशन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या, या फिर इज इक्वल टू का हो, या फिर क्या ग्रेटर देन h/4π इंटू डेल्टा v इंटू m। बस ये हमारा फॉर्मूला बन गया, राइट। यहाँ पर पुट कर दो भाई, हम पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। h की वैल्यू आपको पता 6.626 इंटू 10⁻⁻34, उसके बाद 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻6 मास इंटू 5.5 इंटू 10⁻⁻20,
ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे भाई। देखो 10⁻6 और 10⁻20 क्या हो गया, 10⁻⁻26 हो गया। अब -26 ऊपर जाएगा, -26 क्या है ऊपर जाएगा तो +26 हो जाएगा, +26 -34 से माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटू 10⁻⁻8। 34 में से कितना 26 माइनस करना आपने, ठीक है। और इसकी आप अप्रोक्सीमेट इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 0.0959 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, ठीक है। इसको क्या है साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो। साइंटिफिक नोटेशन में यानी क्या, एक यहाँ पे डिजिट इधर ले लो 1 2, यानी कि 2 डिजिट आपने क्या पॉइंट उस साइड कर दिया, 2 डिजिट उस साइड कर दिया, यानी कि वैल्यू आपने इंक्रीज कर दी है वैल्यू। ये ध्यान से ये करना सीख लो भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये आप करना सीख लो, नहीं तो ये क्या इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी फिर आपको। अगर आप देखो ये क्या है इस साइड जाते जाओगे तो वैल्यू कम होती जाएगी, अगर उस साइड पॉइंट लेकर जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 1 2, ठीक है। तो 2 पॉइंट लेके हमने कर दिया 9.59, वैल्यू इंक्रीज कर दी, इंटू तो इसकी वैल्यू डिक्रीज कर दो, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट डिक्रीज कब होगी, जब ये माइनस की वैल्यू इंक्रीज कर दोगे, तो ये होगी 10⁻, ठीक है। माइनस में तो इंक्रीज, ठीक है, ये वैल्यू इंक्रीज जितनी माइनस की ज्यादा होगी उतनी क्या होती है कम होती है, ठीक है। मीटर पोजीशन मीटर में आएगी, ये हमारा आंसर आ गया। ये आप ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू आपने डिक्रीज कर दी तो उसकी इंक्रीज कर दो, उसकी इसकी इंक्रीज कर दी तो उसकी डिक्रीज कर दो। आपने अगर यहाँ पर सपोज करो, एक बात सोचो, अगर यहाँ +8 होता तो फिर हम क्या करते, यहाँ पर 6 करते, यहाँ पर ठीक है 2.6 करते। अब ये माइनस में तो 10⁻⁻10 मीटर, ये हमारी पोजीशन आ गई। बस यही तो पूछ रहा था, यही पूछ रहा था इसके अंदर, और कुछ ही नहीं था, राइट। तो इसमें स्टूडेंट्स आप क्या, हम इस तरह के क्वेश्चन हम इसमें कर सकते हैं। यही इस टाइप के क्वेश्चन वो दे सकता है, यानी कि एक चीज इसमें पूछ सकता है इनमें से सभी में से। तो इसमें हम देख लेते हैं भाई रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल, ठीक है। 1-2 पॉइंट बन रहे हैं, उसको एक बार क्लैरिफाई कर लो, फिर नेक्स्ट हम करेंगे सीधा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो इसमें हम देखेंगे भाई रीजन, हेडिंग क्या बनाएंगे, रीजंस for the failure of Bohr's मॉडल, ठीक है। तो 2 ही रीजन है, कैसे, फर्स्ट कौन सा भाई, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर कह रहा भाई हेजनबर्ग, यानी कि किसने दिया ये, डी ब्रोगली रिलेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है मैटर, इलेक्ट्रॉन भी तो मैटर में ही आ गया, इलेक्ट्रॉन एवरीथिंग इज मैटर, आपको सबको पता। और सेकंड कौन सा भाई, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि ये दोनों रीजन क्या हमारे, 2 रीजन क्या हो रहे थे, ये कारण बन रहे हैं किसके, फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल। कैसे देखते भाई, देखो डुअल नेचर, यानी कि जो बोर्स ट्रीट कर रहा था, बोर्स मान रहा था पार्टिकल नेचर, बोर क्या कह रहा था कि भाई ये है पोजीशन और क्या है फिक्स सर्कुलर पाथ में क्या है, क्या करेगा, रोटेट करेगा। बट वो ऐसे नहीं, वो तो किस तरह से, ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है। वेव नेचर को कंसिडर नहीं कर रहा, कौन, नील बोर वेव नेचर को कंसिडर नहीं, अगर ऐसे गया तो फिर क्या फिक्स सर्कुलर पाथ में जाना, इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है। तो ये मेन रीजन है भाई फेलियर होने का, यानी कि वो क्या है माइक्रोस्कोपिक के ऊपर क्या है लैम्डा काम करता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो गया इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर तो लैम्डा काम करेगा, यानी कि वो ऐसे ऐसे इस तरह से क्या पोजीशन इस तरह से होगी, फिक्स्ड नहीं होगी, राइट। सेकंड थिंग्स क्या है, हेजनबर्ग ने भी यही बात, यानी कि इससे क्या नहीं आ रहा, वो केवल पार्टिकल नेचर कंसिडर कर रहा था, कौन सा नेचर, कंसिडर ओनली पार्टिकल नेचर, ठीक है, ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन,
ये याद रखना भाई, ठीक है। ये उसका पार्टिकल नेचर ही कंसिडर कर रहा था। सेकंड थिंग्स क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से हम मेजर कर ही नहीं सकते, ठीक है। वी डोंट मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली विद हायर एक्यूरेसी। ये किसने कहा है, हाइजेनबर्ग ने कहा है। ये दोनों ही बातें क्या है, और पोजीशन और हम नहीं कर सकते एक्यूरेसी यहाँ से, यानी कि ये ऐसे क्या, यानी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्या लाइट डाल रहा है तो पोजीशन चेंज हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो जाती है। यानी कि यहाँ भी ये क्या हो रहा है, जो सर्कुलर, ये फिक्स सर्कुलर पाथ है, इसमें क्या मेजर नहीं हो सकती एक्यूरेसी। दोनों यही बात कर रहे हैं, फिक्स सर्कुलर पाथ नहीं हो सकता। वहां पर क्या है, वो तो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के लिए, यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वो क्या है डेफिनेशन नहीं दे रहा था नील बोर, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ही बात कर रहा था। यानी कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन देखा और उसकी बात कर रहा था, यानी कि फिक्स सर्कुलर पाथ में वो रोटेट कर रहा है, जबकि ऐसे नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। नील बोर ये क्या कर रहा है, हाइजेनबर्ग क्या कर रहा है, ऐसे हम मेजर कर ही नहीं सकते, अनसर्टेनिटी होती है वहां पर, यानी कि संभावना है नहीं, यहाँ पर फिक्स सर्कुलर पाथ नहीं होगा, यानी कि इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इस साइड भी हो सकता, 3D में हो सकता। तो इसलिए आगे आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक स्टूडेंट्स इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, तीन बातों पर आते हैं उनसे। एक तो उससे पहले जो मैंने इनसे पहले जो मैंने करवाए थे स्पेक्ट्रा के ऊपर, जो एनर्जी निकालनी है, चेंज इन एनर्जी निकालनी है, यानी कि ऑर्बिट्स में एनर्जी निकालनी है, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, या फिर लैम्डा निकालना, उसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं। एक उसके बाद किस पे बनेंगे, इन दोनों पे बनेंगे, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, या फिर क्या डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली रिलेशन का हो, और सेकंड क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तीन ही टॉपिक इसमें न्यूमेरिकल के बन रहे हैं। तो आप जितने भी इसमें न्यूमेरिकल बन रहे हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इनको वॉच कीजिए। तो प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। तब तक नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं, इनकी तैयारी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।